नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। देश कभी एक कैसा हो, 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 देश कभी एक कैसा हो। दरअसल राहुल गांधी को लेकर ये जो जज्बात आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं को में देख रहे हैं, ये जज्बात पूरे देश में धीरे धीरे जगह बना रहे हैं। राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार पहली पसंद बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इन द सेंस 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से अकेले पूरे सिस्टम से लड़ते नजर आ रहे हैं और हर मुद्दे पर लोगों की आवाज बनते नजर आ रहे हैं, तो ये जज्बात उनके लिए पूरे देश में फैलते जा रहे हैं। आज के मुद्दे पर आने से पहले ये बात करना जरूरी है कि राहुल गांधी दरअसल है क्या। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है। आज राहुल गांधी 56 साल के हो गए। तो पहले जरा राहुल गांधी के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। 19 जून 1970 को राहुल गांधी का जन्म ऐसे घर में हुआ जिस घर में पूरे देश की राजनीति का केंद्र था, जिस देश में प्रधानमंत्री जिस घर ने दो प्रधानमंत्री पहले देख लिए थे और तीसरा प्रधानमंत्री इन वेटिंग था। उस घर में राहुल गांधी का जन्म हुआ। लेकिन जब राहुल गांधी का जन्म हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि पूरे परिवार में सबसे मुश्किल सफर राहुल गांधी का होगा। सालों से मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि राजनीति राहुल गांधी के लिए आसान थी, क्योंकि राहुल को सब कुछ आसानी से मिल गया, क्योंकि उनका सफर आरामदायक था। लेकिन जब मैं राहुल को देखता हूं तो सोचता हूं, कितने लोग सच में समझते हैं कि तब आगे बढ़ते रहना कितना मुश्किल होता है जब पूरी दुनिया चाहती हो कि आप रुक जाएं। ज्यादातर लोग सिर्फ सफलता और असफलता को देखते हैं, वो बीच की बातें नहीं देखते, वो अकेलापन नहीं देखते, वो धोखे और विश्वासघात को नहीं देखते, वो वे रातें नहीं देखते जब दोबारा उठने की बजाय हार मान लेना ज्यादा आसान होता था। वो उस बोझ को नहीं देखते जो एक इंसान तब उठाता है जब हर गलती हेडलाइन बन जाती है, हर बात मजाक बन जाती है और हर कदम उठाने से पहले ही उसे परखा और जज किया जाता है। फिर भी किसी तरह वो आगे बढ़ता रहा, इसलिए नहीं कि रास्ता आसान था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको यकीन था कि मंजिल दर्द से कहीं ज्यादा जरूरी है। मैंने बहुत कम मुश्किलों का सामना करने वाले लोगों को उम्मीद खोते देखा है। मैंने लोगों को राहुल के मुकाबले बहुत कम आलोचना के बाद ही हार मानते हुए देखा है। लेकिन राहुल डटे रहे, हर अपमान को सहा, हर झटके को झेला, हर हार को स्वीकार किया और हौसले को तोड़ने की हर कोशिश का सामना किया। और हर कड़वाहट पालने के बजाय उसने हमदर्दी को चुना, गुस्सा करने की बजाय दया और करुणा का रास्ता चुना, दीवारें खड़ी करने की बजाय दरवाजे खोलते रहे। यही बात राहुल के सफर को असाधारण बनाती है। राजनीति नहीं, चुनाव नहीं, सत्ता नहीं, बल्कि सब कुछ होने के बाद भी इंसान बने रहने की काबिलियत। जब मैं राहुल के सफर को पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं दिखता जो किसी पद के पीछे भाग रहा हो, बल्कि मुझे एक ऐसा इंसान दिखता है जो लोगों की तलाश कर रहा है, उनकी बातें सुन रहा है, उनसे सीख रहा है और उन लोगों के साथ खड़ा है जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। मुझे कोई ऐसा दिखता है जिसने तब भी भरोसा बनाए रखा जब उसके आसपास के बहुत से लोगों ने भरोसा खो दिया था और बहुत से लोगों ने साथ छोड़ दिया था। और शायद इसीलिए आज सारे लोग उनसे जुड़े हैं, क्योंकि वो परफेक्शन नहीं देखते, वो हिम्मत देखते हैं। वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो गिरा
उठा और आगे बढ़ता रहा, फिर से और फिर से और फिर से। राजनीति केवल सत्ता तक पहुंचने की कला नहीं होती, वो अपने समय के प्रश्नों के साथ खड़े होने का साहस भी होती है। ऐसे समय में जब शोर अक्सर संवाद पर भारी पड़ जाता है, राहुल गांधी ने भारत को सुनने, समझने और जोड़ने की राजनीति को अपना रास्ता बनाया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा केवल भूगोल को नापने का प्रयास नहीं था, वो भारत की आत्मा को पढ़ने का प्रयत्न था। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं कि उसमें असहमति नहीं होती, बल्कि ये कि उसमें असहमति को भी सम्मान मिलता है। मुझे पता है, जी हाँ, मुझे पता है आप में से कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग राहुल गांधी और कांग्रेस से नफरत करते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि मीडिया ने सालों से आपका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है। कोई बात नहीं, आपको राहुल गांधी को वोट देने की जरूरत नहीं है, उन्हें सपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात जरूर समझ लीजिए, राहुल गांधी आपके बच्चों के भविष्य का सवाल उठाने कोटा पहुंचा, क्योंकि वो पागल है। वो आपके बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित है। उसे वोट नहीं चाहिए, उसे बस भारत का भविष्य उज्जवल चाहिए। वो आया और उसने सिर्फ आपके बच्चे के भविष्य की बात की, आपके वोट की नहीं। इसलिए नफरत के इस दौर में वो आपकी नफरत से चुनाव हार जाता है, लेकिन अगर आप साथ हैं तो वो आपके बच्चे का भविष्य बना सकता है। आप अपने बच्चों के भविष्य का सोचिए, नेताओं के बच्चों का नहीं। आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि इतिहास जीतों को याद रखता है, लेकिन लोग हिम्मत को याद रखते हैं। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि राहुल जी शायद अभी कोई पद या ओहदा नहीं होगी। हो सकता है जिंदगी में आए तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद लोगों पर आपका भरोसा कभी कम ना हुआ हो, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आप उससे कहीं आगे आ चुके हैं, जितना ज्यादा लोगों को मुमकिन लगता है या नामुमकिन लगता है। कहिए, विरासत तो कई लोगों को मिलती है, लेकिन बहुत कम लोग ही उसका बोझ उठाते हुए भी मुस्कुराने की हिम्मत जुटा पाते हैं। और इतना याद रखिएगा, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, और कुछ लोग अपने समय के कठिन प्रश्नों का सामना करके इतिहास की दिशा बदलने का प्रयास करते हैं। जन्मदिन की एक बार फिर से राहुल गांधी जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जन्मदिन से बाहर निकल के जरा राजनीति की भी बात कर लें, क्योंकि आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी को एक ऐसा तोहफा मिला जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और वो तोहफा मिला उस पार्टी से जिस पर राहुल गांधी ने एक जमाने में आंख मूंद कर विश्वास किया था, क्योंकि वो विश्वास पार्टी पर नहीं, उस पार्टी के नेता पर था जिसका नाम था लालू प्रसाद यादव। राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के साथ हमेशा खड़े रहे, क्योंकि लालू भी उनकी मां सोनिया गांधी के साथ हमेशा खड़े रहे। इसलिए राहुल गांधी ने आरजेडी पर हमेशा आंख बंद करके विश्वास किया। लेकिन ज्यों ही वहां पर भी अगली पीढ़ी के पास पार्टी की कमान गई, उस पीढ़ी ने अपना रंग दिखा दिया। बिहार में कांग्रेस को हमेशा अपने दरवाजे के दरबान समझने वाली आरजेडी ने जब कांग्रेस का उग्र या यूं कहें कि आंदोलित या यूं कहें कि रेबल रूप देखा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान या उससे पहले, तो समझ में आ गया कि अब ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है। कृष्णा अल्लावरू, जिन्हें राहुल गांधी ने अपनी टीम से चुनकर बिहार भेजा था, उन्होंने जब लालू दरबार में हाजिरी भरने की बजाय कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की हामी उसमें थी। फिर राहुल गांधी ने अपने एक और सिपह सालार कन्हैया कुमार को बिहार में उतारा, उनसे यात्रा करवाई, युवाओं के बीच एक जगह बनाने की कोशिश की। लेकिन जब आरजेडी को ये सारी चीजें समझ में आई, तो आरजेडी को समझ में आ गया कि झटका जोर से लगने वाला है। फिर पुराने संबंधों का वास्ता देकर नरम दिल वाले राहुल गांधी के दिल में
एक जो कहना है कि एक आरजेडी की तरफ एक आस जगाई, आरजेडी की तरफ एक सांत्वना जगाते हुए राहुल गांधी को मजबूर किया कि आरजेडी कांग्रेस के पुराने गठबंधन की नीति पर ही चला जाए। इसलिए कांग्रेस से वो सारी सीटें कांग्रेस से वो बहुत सारी सीटें भी उस चुनाव के दौरान छीनी गई जो कांग्रेस जीत सकती थी, जहां कांग्रेस ट्रेडिशनली लड़ती रही है। उन सब सीटों को फ्रेंडली फाइट के तौर पर खोल दिया गया कि यहां दोनों ही, आप भी लड़ लीजिए, हम भी लड़ेंगे, दोनों मिलकर लड़ेंगे। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी आरजेडी ने एक तरफा जीत हासिल की। जो सुनहरा मौका तेजस्वी यादव के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का था, वो बुरी तरह से गंवा दिया। तब राहुल गांधी का माथा ठनक चुका था, क्योंकि उससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी तेजस्वी की महफिल में या तेजस्वी की रैलियों में भीड़ तो बेतहाशा जुट रही थी, बेतहाशा लोग उसमें आ रहे थे। राहुल गांधी के साथ भी जो उन्होंने रैली की उसमें बेतहाशा भीड़ थी। लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस को तो फिर भी सीटें मिल गई, लेकिन आरजेडी के नतीजे बिल्कुल उम्मीद के उलट आए। तब राहुल गांधी का पहला माथा ठनका था कि ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कहानी तो नहीं है। इसलिए उन्होंने कृष्णा अल्लारू को भेजा था। खैर, वो बिहार के चुनाव निपट गए, सब कुछ हो गया, नतीजे सामने आ गए, गठबंधन बना था और आरजेडी आज भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। कृष्णा अल्लावरू को उसके बाद राहुल गांधी ने छेड़ा नहीं, और ना ही कृष्णा अल्लावरू को लेकर कोई खबरें मार्केट में फैली। कृष्णा अल्लावरू आज भी कहा जा रहा है बिहार में संगठन में को लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरी बार रंग दिखाया आरजेडी ने झारखंड में कल राज्यसभा के चुनाव हुए, जहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था, एक जेएमएम ने उतारा था, और दोनों का जीतना तय था। उसी बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक कर्मचारी, वरिष्ठ कर्मचारी नथानी चुनाव मैदान में उतरते हैं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर, और जिसे एनडीए सपोर्ट करता है। नंबर फेवर में नहीं थे, उसके बावजूद नथवानी चुनाव जीत जाते हैं और कांग्रेस के प्रणब झा हार जाते हैं, क्योंकि जरूरी 28 वोट प्रणब झा को नहीं मिले। प्रणब झा को सिर्फ 20 वोट मिले। 20 वोट कौन से? 16 कांग्रेस के सारे और 4 जेएमएम के, जो जेएमएम का नंबर था 34 का, 30 अपने उम्मीदवार को मिले, 4 कांग्रेस को मिले। 20 वोट इंपैक्ट मिले, लेकिन आरजेडी के 4 और लेफ्ट के 2 वोट, 26 वोट होने चाहिए थे उनके, वो वोट प्रणब झा को नहीं मिले। क्रॉस वोट करके, धोखा देकर उन्होंने नथवानी को जितवा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वहाँ आरजेडी के, जेएमएम के, आरजेडी के माफ कीजिएगा, बिहार में उनके बेटे ने एक सीट से चुनाव लड़ा था, जो सीट ट्रेडिशनली कांग्रेस की थी। तो वहाँ फ्रेंडली फाइट के दौरान कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था और वो हार गए थे। उसका बदला कुछ इस तरह से लिया गया। सुनिए, हार के पहले जीत के बारे में बात करिए। हमारा जेएमएम कैंडिडेट का 30 वोट मिला, ओके, 4 वोट एमएलए का जेएमएम वोट हमको मिला, कांग्रेस को 20 वोट आया। सो मैं पार्टी का जीत मानता है। पार्टी का जीत क्यों मानता है? दूसरा स्टेट्स में जो राज्यसभा इलेक्शंस में कांग्रेस एमएलएस कुछ क्रॉस वोटिंग किया, इधर ऐसा नहीं हुआ। मैं पार्टी का जीत मानता है, भले कैंडिडेट का जीत नहीं हुआ, मैं पार्टी का जीत है। हमारा 16 एमएलएस इंटैक्ट है। ये के राजू हैं, प्रभारी कांग्रेस के झारखंड के और इस चुनाव के। अब आरजेडी उल्टा कांग्रेस को दोषी ठहरा रही, उल्टा के राजू पर इल्जाम लगा रही कि वो बिके हुए हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कराई है। जबकि कल ही जेएमएम ने भी कह दिया था कि ये शक सारा आरजेडी और लेफ्ट सीपीआई-एमएल के विधायकों पर है। खैर, उन्होंने जो काम करना था कर दिया। कांग्रेस को इन राज्यसभा चुनाव में दूसरा झटका लगा। पहला मीनाक्षी नटराजन के तौर पर लगा मध्य प्रदेश में, दूसरा ये। अब जो होना था हो गया, लेकिन मैं ये मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं आज राहुल गांधी के जन्मदिन एपिसोड पर
कि तेजस्वी यादव बहुत इमेच्योर राजनेता है, ये मुझे समझ में आ गया, इसीलिए वो बार बार मात खा रहे हैं और बहुत डरपोक भी हैं। ये बात उसी दिन राहुल गांधी को समझ में आ गई होगी जिस दिन चाहे अखिलेश हो, चाहे ममता हो, चाहे तेजस्वी हो, जब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जाकर ये सब नाच रहे थे। तो ये तो मुकेश अंबानी के खास कर्मचारी थे जो चुनाव में खड़े थे। तेजस्वी यादव इतने मेच्योर है कि उन्हें इतनी बात समझ में नहीं आई, मोटी मोटी बात, कि कांग्रेस के साथ गद्दारी या कांग्रेस के साथ धोखा करने का या कांग्रेस को कमतर आंकने का क्या नतीजा होता है, ये केजरीवाल से पूछ लो। केजरीवाल ने हरियाणा में कांग्रेस की हार तय की, कांग्रेस के खिलाफ गद्दारी की, तो कांग्रेस ने दिल्ली में केजरीवाल का सूपड़ा साफ करवा दिया। हालांकि ये ऑपोजिशन के लिए या विपक्ष के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब बात फिर बदले की आती है, जब बात हिसाब किताब बराबर करने की आती है, तो सब जायज होता है, सब जायज होता है। अब केजरीवाल से सबक अभी पूरा नहीं हो, केजरीवाल से बदला पूरा नहीं हुआ। केजरीवाल से बदला कांग्रेस का तब पूरा होगा जिस दिन पंजाब से भी उन्हें खदेड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये वही केजरीवाल है जो कांग्रेस के होने पर ही सवाल उठाते थे, कहते थे कांग्रेस की बात ही मत करो। जबकि केजरीवाल जेल में थे तो उनकी पत्नी के साथ अगर कोई खड़ा था तो वो सोनिया गांधी खड़ी थी, वो राहुल गांधी खड़े थे। उनके सपोर्ट में एक रैली में हेमंत जो है वो अपना माफ कीजिएगा झारखंड वाले, उनके हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आए थे। वो एहसान केजरीवाल भूल गए और बाहर आते ही इतने ओवर कॉन्फिडेंट हुए, कहने लगे कि कांग्रेस की बात करना ही छोड़ दीजिए, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है। कांग्रेस ने एक झटके में जमीन पर पटक दिया, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त समझ लिया और अब पंजाब में पटखनी देने वाले। उसके बाद केजरीवाल की खुद की पार्टी का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा श्योर नहीं है, क्योंकि उनके पास तो मात्र सांसद भी 3 बचे। अब इतना कुछ होने के बाद भी अगर आरजेडी या तेजस्वी केजरीवाल से सबक नहीं ले रहे तो आप इसे मैच्योर राजनेता तो कतई नहीं कहेंगे। एक नासमझ नेता के अलावा आरजेडी को या तेजस्वी को मैं नहीं समझता कुछ। जिस पार्टी ने उनका घर तोड़ दिया, जिस पार्टी ने उनको खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, उसी पार्टी के दलाल बन के अगर उनके साथ खड़े होकर अपने आप को इंडिया गठबंधन का हिस्सा कहना आरजेडी चाहता है, तेजस्वी चाहते हैं, तो फिर ये राजनीतिक बेवकूफ़ी उन्हें बहुत जल्द और बहुत भारी पड़ने वाली है। इस पर और बात किसी दिन करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी वो बला हैं जो जिद पकड़ लेना तो फिर छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो जून की पैदाइश है, 19 जून 1970। मैं इसलिए ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस से, क्योंकि मैं खुद 11 जून 1973 की पैदाइश हूँ। कुछ दिन पहले ही मेरा भी जन्मदिन गया है और मैं जानता हूँ जून में पैदा होने वाले अगर जिद पकड़ लेना, किसी कोई चीज़ ठान ले, फिर उसे पूरा किए बगैर रुकते नहीं हैं। खैर, जाते जाते एक बार फिर राहुल गांधी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप भी ज़रूर रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।